हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप किसी भी वजह से यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। मैं पर्सनली जो लिंक है आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसमें मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं कि आपके जो चंडीगढ़ पीआरटी है उसके अंदर जो 15 क्वेश्चंस आपके जो साइंस के आते हैं ना वो कहां से आते हैं, किस तरह से आपको साइंस की प्रिपरेशन करनी है, कैसे आप साइंस के अंदर कंप्लीट नंबर ला सकते हैं, मैं आज बताने वाला हूं इस चीज के बारे में। तो देखिए, जब भी आप एग्जाम को देते हैं आपके माइंड में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि जिस टीचर से मैं पढ़ रहा हूं क्या उसके द्वारा करवाया गया मटेरियल सफिशिएंट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, जो सर करवा रहे हैं, जो मटेरियल हमें प्रोवाइड करवाया जा रहा है, क्या उसमें से क्वेश्चंस बनेंगे, क्या इसके अलावा और भी कुछ हमें पढ़ने की जरूरत है या फिर इतना ही काफी होगा हमारे लिए। तो ये क्वेश्चंस आम है, यानी कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और पूछे जाने भी चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है, एटलीस्ट लास्ट के अंदर जो मेन कंक्लूजन है वो तो यही निकलता है ना, आपको एग्जाम क्रैक करना है। और एग्जाम क्रैक कब होगा, जो आप चीजें पढ़ेंगे वो काम की होगी, है ना। तो यही क्वेश्चंस आपने जब मैंने एसएसटी स्टार्ट की थी तब भी आपका था, और एसएसटी के अंदर भी मैंने यही बोला था कि जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ना सिर्फ और सिर्फ आप उतना ही कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आज मैं आपको साइंस के बारे में बताने वाला हूं। आपको जो साइंस के 15 क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा और विद लॉजिक समझाऊंगा कि किस तरह से आपको साइंस को टैकल करना है। ठीक है, हमने इतना समय एसएसटी को क्यों दिया, क्योंकि एसएसटी का जो सिलेबस है ना वो आपका लेंथी है, इस वजह से ज्यादा समय हमने एसएसटी को दिया। अब साइंस के अंदर आपके 15 से 16 चैप्टर है जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों को बार 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 रिवाइज करना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा चंडीगढ़ जेबीटी पीआरटी है, उसका हमने एक बैच लॉन्च कर रखा है। आपके नवरात्रों का समय चल रहा है, उसके लिए मैंने इस कोर्स का जो प्राइस है वो 699 रुपए से घटा के आपका 499 कर दिया है, लेकिन ये आपका लिमिटेड समय के लिए है। अब ये प्राइस कभी भी आपका इंक्रीज हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को परचेज करना, और अगर आप ज़्यादा लिखना से बचना चाहते हैं, आपको विद पीडीएफ चाहिए कि आप डायरेक्ट पीडीएफ को निकालें और चीज़ों को बार 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 रिवाइज कर सकें, तो इस कोर्स को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लिमिटेड ऑफर है, आप लेना चाहते हैं तो इस कोर्स को ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नमक में क्रिस्टलाइजेशन का जल नहीं होता, यानी कि डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपको सबसे पहले इस चीज का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको मतलब पता होगा आप क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे, और समझाने का काम है मेरा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आप विद प्रूफ, ये आपका प्रूफ है कि लवण के एक सूत्री इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, क्या बोल रहा है, जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि कोई भी आपके पास लवण है, लवण मतलब साल्ट, जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं बेकिंग सोडा के बारे में बात करूं, तो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है आपका, NaHCO3, यही होता है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट जिसे बोलते हैं। अगर मैं वॉशिंग सोडा की बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, Na2CO3 इंटू 10H2O। और अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए, मैंने क्या बात की है, जिसके अंदर निश्चित मात्रा में जल के अणुओं की संख्या विद्यमान हो। आप पहले तो इसको देखिए और फिर आप इसको देखिए। अब जल का फॉर्मूला क्या होता है वाटर का, आपको अच्छे से पता है, H2O होता है। तो इन दोनों में से आप मुझे ये बताइए किसके अंदर H2O प्रेजेंट है और एक निश्चित मात्रा में प्रेजेंट है। आपके लिए इजी होगा, आप इजीली आंसर देंगे सर 10H2O, हमें यहां पे दिख रहा है।
तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और साथ में क्या है आपका निश्चित मात्रा में जल भी है। यानी कि कंप्लीट फॉर्मूला जो आपका वॉशिंग सोडा का होता है वो ये होता है। तो इसके अंदर आपको जल मिल गया ना, तो जल मिल गया तो ये तो क्या हो गया आपका क्रिस्टल हो गया। तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता है वॉशिंग सोडा। तो अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है ये NaHCO3। तो यहां पे आपका जल नहीं है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, यानी कि आंसर करेक्ट होगा आपका आंसर नंबर बी, बेकिंग सोडा। लेकिन हम देखते हैं ब्लू विट्रोल को भी। अब इनका फॉर्मूला भी अगर देख लेते हैं हम, अगर आप ब्लू विट्रोल को देखते हैं तो इसको बोला जाता है क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट, या फिर आप इसको कॉपर सल्फेट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 इंटू में 5H2O। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं CuSO4 इंटू में 5H2O, यहां पे भी निश्चित मात्रा जल की आपकी आ चुकी है। तो ये भी आपका क्रिस्टल नहीं होगा, तो ये भी आपका आंसर क्या नहीं होगा, नहीं हो सकता। आगे देखिए लास्ट में आप जिप्सम को, अब जो जिप्सम होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू में 2H2O। यहां पे भी क्या मिल गया आपको? निश्चित मात्रा में जल मिल गया। तो यानी कि ये भी आपका नहीं हो सकता है ना। तो तीनों ऑप्शन आपके गलत, बचा क्या? बेकिंग सोडा, जिसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर बी। मैं आपको विद प्रूफ दिखा चुका हूं कि किस कंसेप्ट से आपके क्वेश्चंस को पूछा गया है। जो मैं आपको करवा दूंगा ना, उनसे बाहर चीजें नहीं मिलेंगी, आप प्लीज सिर्फ और सिर्फ उनको ही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइंस, क्या बोल रहा है? एल्काइंस एक समजातीय होमोलोगस श्रृंखला से संबंधित है। अब आपको पता होना चाहिए एल्कीन, एल्केन और एल्काइंस के बारे में। ठीक है, तो मैं बात करता हूं, पहले मैं इनको फॉर्मूला देता हूं, आपको विद प्रूफ दिखा देता हूं। अब यहां पे देखिए आप, एल्कीन का जो सामान्य फॉर्मूला है ना, जो सामान्य सूत्र है ना, वो दे रखा है CnH2n। और यहां पे n पता क्या है? n की वैल्यू है आपकी 2, 3 एंड 4। तो आप अगर नीचे देखते हैं ना, ये जैसे यहाँ पे C के साथ 6 है, ये आपकी n की वैल्यू है। यहाँ पे 2 है, ये क्या है? आपकी n की वैल्यू है। यहाँ पे 2 क्या है? आपकी n की वैल्यू है। यहाँ पे 3 क्या है? आपकी n की वैल्यू है ना। अब आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। यहाँ पे किसके बारे में पूछा है? एल्काइंस के बारे में पूछा है। अगर हम यहाँ पे एल्केन की बात करें, एल्केन की, तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2, ये होता है आपका एल्केन। अगर मैं एल्कीन की बात करता हूं तो एल्कीन होता है आपका CnH2n। ठीक है, n मैं आपको बता चुका हूं, ये नीचे जो गिवन है ये आपकी n की वैल्यू गिवन है। और इसी तरह अगर मैं एल्काइन की बात करता हूं तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n और साथ में माइनस में 2, ये होता है आपका एल्काइन का फॉर्मूला। अब हमसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में जो एल्काइंस है ना, उसका समजातीय कौन सा है, यानी कि हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके देखना पड़ेगा, तब आपका आंसर निकल पाएगा। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं, इसको रब कर दूं अब मैं। अब आप फर्स्ट को देखिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने अब इस फॉर्मूले का यूज होगा। अगर आप इसको देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट में देखिए C की वैल्यू क्या है? यहाँ पे n की वैल्यू 6 है ना, आप 6 को पुट कीजिए। C 6 आपने पुट किया, H आप एज इट इज रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2n, यानी कि 2 आपका एज इट इज, n की वैल्यू क्या है? 6 है और माइनस में 2 है। इसको सोल्व कीजिए आप, C6 H एज इट इज, 6 दूनी 12 और माइनस में 2 गए 10, यानी कि C6H10, ये बना आपका। तो यहाँ पे गिवन है C6H6 गिवन है, तो ये तो आपका नहीं हो सकता, सीधा और सिंपल सा आ गया। नेक्स्ट को देख लीजिए आप, C2H6। अब C2H6 में फिर पुट कीजिए, फॉर्मूला क्या गिवन है हमारे पास? CnH2n और माइनस में 2, और हमारे क्या निकालना हमें? C6। ऊपर देखिए आप फिर से C2H6, हमें देखना है C2H6 को। पुट कीजिए आप, C2H एज इट इज, 2 के अंदर 2 और n की वैल्यू आप क्या करेंगे? पुट 2 पुट करेंगे और माइनस में 2 करिए आप, C2H 2 दूनी 4 और माइनस में 2 C2H2, ये आया आपका। लेकिन यहां पे गिवन क्या है? C2H6, तो ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट है आपके पास C2H4। C2H4 यानी कि n की वैल्यू क्या गिवन है? आपके पास 2 गिवन है, पुट कर दीजिए आप C2H2, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप? 2 पुट करेंगे और माइनस में 2 आपका होता ही है। पुट करके देखिए आपका C2 एज इट इज, 2 दूनी 4 माइनस में 2 C2H2 आपका फिर बन गया, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है ना, तो ये भी कैंसिल। अब देखिए आप C3H4, जब आप C3H4 को देखते हैं तो यहां पे आप पुट करके देखिए। अब मैंने क्या पुट किया, इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम बात करेंगे C3H4 के बारे में।
क्या गिवन है आपके पास? C3 और H4। फिर से देख लेते हैं हम, C3H4 को प्रूव करेंगे हम। तो देखिए फॉर्मूला आपका गिवन है, क्या है? CnH2n और माइनस में 2, यही गिवन है ना, पुट कीजिए आप। Cn की वैल्यू क्या है, मैंने बताया यही होती है 3, H एज इट इज 2, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप? 3 और माइनस में 2, सोल्व कर दीजिए। C3H6, 3 दूनी 6 और माइनस में 2 4, तो C3H4 ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना था। प्रूफ मैं आपका दिखा चुका हूं, इन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। ये सब चीजें मैं थ्योरी क्लासेस में डिटेल से करवाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? एक्सोन बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, या फिर सिनेप्स बोलते हैं? तो देखिए आप, मैं आपको विद प्रूफ दिखा देता हूं कहां से आपका क्वेश्चन आया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के दुम्राकृतिका द्वारा उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग दुर्मिका से कोशिका काय तक जाता है और तब तंत्रिका यानी कि एक्सॉन में होने वाला इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान, जिसे बोला जाता है सिनेप्स या सिनेप्टिक द्वार, को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंच जाते हैं। तो यहां पे हमसे रिक्त स्थान ही पूछा था कि वो रिक्त स्थान कौन सा है, तो उसको बोलेंगे हम सिनेप्स। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। विद प्रूफ मैं आपको दिखा चुका हूं, बाकी की जो डिटेल है वो हम थ्योरी क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, खाने के डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है न कि जिंक की। क्यों? क्योंकि टीन से महंगा है, क्योंकि टीन का जो तापमान है वो अधिक गलनांक है, टीन से अधिक अभिक्रियाशील है क्या? आपका जिंक, और टीन से कम अभिक्रियाशील है। तो सीधा और सिंपल सा है, खाने के डिब्बे हैं तो उनके ऊपर क्या लगाएंगे? जो चीज कम अभिक्रियाशील होगी आप उसी को तो लगाएंगे ना। क्यों? ताकि वो चीज खाने के साथ अभिक्रिया ना करे और आपका खाना खराब ना हो। तो इसमें पूछा है खाने के डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है, जिंक की नहीं। क्यों? तो सीधा और सिंपल है, टीन के परिप्रेक्ष्य में हमें आंसर देना है। तो टीन का क्या होगा? टीन से अधिक अभिक्रियाशील है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। यहां पे जिंक के परिप्रेक्ष्य में बोला गया है, लेकिन बोल रहा है आपका टीन, कि टीन से अधिक अभिक्रियाशील है क्या? आपका जिंक। इसलिए हम जिंक का यूज नहीं करते हैं। हम किसका यूज करते हैं? हम टीन का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। आप यहां पे देखिए, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि जस्ता यानी कि जिंक अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो अत्यधिक अभिक्रियाशील यानी कि टीन क्या है? आपका कम अभिक्रियाशील है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। आप लॉजिक को समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्वों में दो कोष यानी कि दो सेल हैं और दोनों पूर्ण रूप से भरे हुए हैं? आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। दो सेल हैं और दोनों पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। ऑप्शन गिवन है आपका हीलियम, नियोन, कैल्शियम और बोरोन। तो देखिए, इसको समझने से पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि कहां से क्वेश्चंस को उठाया गया है और किस तरीके से हमें सोल्व करना है। तो पहले मैं आपको विद प्रूफ दिखा देता हूं। देखिए, आपको ये पढ़िए, यहां पे किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर निर्भर करती है। किस पे? 2n² पर निर्भर करती है, जहां पर जो n है ना, वो नाभिक से नियत कोष की संख्या को दर्शाता है। अब नाभिक से, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। यहां पे ये मानिए आपका पहला कोष है और ये आपका क्या है? सेकंड कोष है, और ये आपका थर्ड कोष है। और मैंने इसको नाम दे दिया, ये आपका K दे दिया, ये मैंने L नाम दे दिया, और ये मैंने नाम दे दिया F। ठीक है, और इन कोष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2n² हो सकते हैं। और यहाँ पे n है, n की वैल्यू क्या है? आपके कोषों की संख्या। तो यहाँ पे मैंने ये माना, जो K है ना, ये मेरा फर्स्ट कोष है, यानी आपकी n की वैल्यू K के लिए 1 हो गई। ठीक है, तो K कोष के लिए n की वैल्यू क्या है? आपकी 1 है। पुट कीजिए आप 2, n की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया? आपके पास 2 आया। यानी कि जो आपका K कोष है ना, इसके आपके अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं K के अंदर। इसी तरह अगर मैं L की बात करता हूं, तो L आपका सेकंड नंबर का कोष है, यानी कि n की वैल्यू क्या रखेंगे? आप 2 रखेंगे। पुट कीजिए 2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितने आई? आपकी 8 आई। यानी कि जो आपकी L वाली कोष है ना, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आपके 8 आ सकते हैं। इसी तरह अगर मैं M की बात करता हूं, तो M का मतलब क्या हो गया कि n की वैल्यू आपके क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। पुट कीजिए आप 2 इंटू में 3 इंटू में 2, तो 3 3 9 और 9 दूनी 18, यानी कि 18 आ सकते हैं थर्ड कोष के अंदर। लेकिन एक चीज आप और भी याद रखना
कि जो भारी कोश है ना उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो आप 18 नहीं लिख सकते। इस 18 को आपको फिर से तोड़ के लिखना पड़ेगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 2 इंटू में 8 इंटू में 8 और इंटू में 2, यानी कि 2 और 8 10 और 8 18, यहां तक होगा आपका। आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा m वाले कोश के इलेक्ट्रॉन्स को। आप यहां तक समझ गए? अब आइए आप क्वेश्चन के ऊपर। अब यहां पे देखिए हीलियम है। अब जो हीलियम है ना इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 2। अगर मैं नियोन की बात करूं तो इसका होता है आपका 10। कैल्शियम की बात करूं तो इसका होता है आपका 20 और बोरॉन की अगर मैं बात करता हूं इसका होता है आपका 5। अब मैंने क्या बताया, इसके अंदर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट के अंदर कितने हो सकते हैं आपके? मैक्सिमम 2। यहां पे मैं आपको बता चुका हूं कि जो फर्स्ट कोर्स है उसमें मैक्सिमम 2 मिलेंगे, तो सीधा और सिंपल सा है, हीलियम के तो 2 यहीं पे खत्म हो गए। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 2 सेल हैं, जबकि हीलियम के पास कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1 सेल है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिट हो गए, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। अब नियोन को देखिए आप, नियोन में कितने हैं आपके? 10 है। अगर आप 10 को तोड़ते हैं तो फर्स्ट कोर्स में कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। सेकंड में कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा था 2 सेल हैं और दोनों आपके पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, तो 2 ही सेल हुए ना। फर्स्ट सेल में के वाले में 2 आ गए और 8 यानी कि एल वाले में कितने आ गए? आपके 8 आ गए, तो 2 ही सेल हुए, दोनों कंप्लीटली फुल भी हो गए। अगर आप कैल्शियम को देखते हैं, कैल्शियम की वैल्यू कितनी है? 20। अब पहले में कितना आएगा? के में 2 आया, एल में कितना आएगा? 8 आएगा। अब थर्ड एम है, एम में 18 आ सकते हैं ना, लेकिन हमने हमेशा पढ़ा है कितने? 8 से ज्यादा आप नहीं ले सकते, तो 2 8, थर्ड में कितने लेंगे आप? 8 लेंगे, तो 2 और 8 10 और 8 18, अब 20 है टोटल, यानी 2 और बच गए, तो अगली वाली में आपके 2 आ जाएंगे, है ना। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, इसमें तो 2 से ज्यादा चले गए और पूरे फिल भी नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब 5 को देखिए, 5 को तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे आप? 2 और 3 में, तो 2 आपका के वाली सेल में फुल हो गया और जो 3 है 3 आपका नेक्स्ट वाली में आएगा, तो ये भी आपका कंप्लीट आंसर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर बी, यानी कि नियोन। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पौधों में अवायवीय श्वसन द्वारा उत्पाद कौन सा प्राप्त किया जाता है? अब इसको देखिए आप, मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिया है। 3 तरह की चीजें होती हैं, जैसे यीस्ट है, जो यीस्ट होता है ये भी आपका एक तरह का पौधा होता है, जो आपका बिना फूलों का पौधा, जिसको हम जैसे कवक भी बोल देते हैं, तो जो बिना फूलों का पौधा होता है आपका यीस्ट, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब क्रिया करता है ना, तो ये आपका इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और आपका ऊर्जा बनाता है। और यही से पूछा था आपसे अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का मतलब होता है जहां पे आपकी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर। तो यहां पे जब अनुपस्थिति में की तो यीस्ट ने क्या बनाई? आपके इथेनॉल बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और आपकी ऊर्जा बनाई। देखिए कहां पे है आंसर नंबर, क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ऊर्जा, और मैं आपको विद प्रूफ दिखा चुका हूं। अब ये चीजें हैं, ये मैं थ्योरी क्लासेस में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि वह लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनाए? और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की क्षमता भी याद रखिए। तो देखिए मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखा दिया मैंने, बुक में से एग्जैक्ट क्वेश्चन है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी याद कीजिए। मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन एज इट इज दिखा दिया है। और अगर आप अब इसका आंसर देखते हैं तो देखिए आप इसका सॉल्यूशन। अवतल लेंस क्या होता है? आपका आभासी होता है, तो आभासी है तो v की वैल्यू क्या ली जाएगी? -10। फोकस दूरी क्या ली जाएगी? -10, ठीक है। अब ये आपका फॉर्मूला होता है लेंस का, ये 1/v माइनस में 1/u इक्वल टू 1/f। और जब आप इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो आपका जो आंसर आता है, तो फोकस दूरी u की वैल्यू आएगी आपकी -30 सेंटीमीटर, और m की यानी कि जो आपका आवर्धन आएगा वो आएगा +0.33। तो -30 और +0.33, देखिए आप कहां पे है? -30 और प्लस में ये रहा +0.33, ये हो जाएगा आपका क्या? करेक्ट आंसर। और यहाँ पे जो माइनस लगा होता है ना साथ में, वो सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाता है कि आपका जो लेंस है ना वो अवतल है, सिर्फ इस चीज को दर्शाएगा वो, इसके अलावा कोई मतलब नहीं होता है माइनस साइन का, ठीक है। तो मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं। मानव आंख के खालिस्तान वाले भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव आंख की खालिस्तान वाले भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। विद प्रूफ देखिए आप कि मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है, इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या फिर दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। आ गया ना आपका आंसर, मिल गया आपको कि जो मानव आंख है वो प्रतिबिंब कहां पे बनाती है? आपकी रेटिना पर या फिर दृष्टिपटल पर, और मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिया है रेटिना पे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी।
आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत इस्त्री 840 वोल्ट की दर से ऊर्जा की खपत करती है जब ताप अधिकतम दर पर होता है, वोल्टेज 220 वोल्ट है, करंट और प्रतिरोध क्या होगा? तो आपका जो करंट है, जो पावर है, पावर की वैल्यू तो आपकी होती है ये, ठीक है। तो यहां से जब आप आई निकालेंगे यानी कि एम्पियर, जब आप करंट को निकालते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो यहां पे आप पुट कर दीजिए, आपको पावर कितनी दे रखी है 840 वोल्ट, और वोल्ट कितना है आपका 220। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 3.82 एम्पियर, यानी कि आपके करंट की वैल्यू आ गई है कितनी 3.82 एम्पियर। अगर आप यहां से जब प्रतिरोध निकालते हैं, जब आप रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका ये, यानी कि वोल्ट और अपॉन में आपका जो करंट जो आपने निकाला है, जब आप इसको पुट करेंगे तो 57.60 हो। और जो प्रतिरोध होता है उसकी जो यूनिट होती है उसको हम लिखते हैं ओम, ठीक है। ये आपका ओम का साइन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर सी। तो मैंने विद प्रूफ आपको दिखा दिया है कि आपका एज इट इज क्वेश्चन ये का ये ही पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रसोई के कचरे को स्वच्छता के किस माध्यम से निपटाया जा सकता है? अब देखिए, एक यूनिट मैं रेडी कर चुका हूं, इसकी जो वीडियो है वो मैं जल्द ही कोर्स के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए अगर आप देखना चाहते हैं विद बेस्ट डिटेल विद पीडीएफ, तो आप कोर्स को परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब ये क्वेश्चन था, इसको मैं पीडीएफ के रूप में बना चुका हूं। देखिए, कचरा प्रबंधन वाला जो चैप्टर है वहां से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके अंदर बताया है, जैसे रसोई के बारे में बात की गई है कि पूरे दिन में उत्पन्न कूड़ा कचरा, रसोई का कूड़ा जैसे संदूषित भोजन हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, चाय की उपयोग की गई पत्तियां हो गई, दूध की खाली थैली या खाली डिब्बे, रद्दी कागज, दवा की खाली बोतल, स्ट्रिप्स, बबल पैक, पुराने फटे कपड़े और जूते आदि हो सकते हैं आपके अपशिष्ट के अंदर। और अब आप इनका करते क्या है, इन अपशिष्ट को आप एक गड्ढे में दबा दीजिए, बगीचे का कोई गड्ढा होगा उसमें दबा दीजिए। यदि ऐसा स्थान उपलब्ध नहीं है ना, तो इस कचरे को किसी पुरानी बाल्टी अथवा गमले में एकत्रित करके 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत से ढक दीजिए, और इस तरह से रसोई के कचरे को कंपोस्टिंग द्वारा निपटाया जा सकता है। मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिया है, किसके द्वारा? कंपोस्टिंग के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी, किसके द्वारा? कंपोस्टिंग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए आप। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका फर्स्ट देखिए, एक विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब आप प्रूफ देखिए विद्युत मोटर के बारे में। अब यहां पे क्या गिवन है, जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, और यहां पे दे रखा है उल्टा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो यहीं पे आपका गलत मिल गया, और हमसे यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर ए, और विद प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया कि कहां से आपका क्वेश्चन आया है। तो अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूं तो सीधा और सिंपल सा है, थ्योरी के अंदर मैं कोई कमी नहीं छोड़ने वाला हूं, एक डिटेल विद एक्सप्लेनेशन और बेस्ट तरीके से मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जिन उपकरणों में धातु की बॉडी यानी कि मेटल बॉडी होती है, वे आमतौर पर अर्थिंग वायर से जुड़े होते हैं, तो इसका कारण क्या है? अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ना, इनके बारे में पता नहीं हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए आप, सबसे पहले ऑप्शंस को देखिए आप। करंट की अधिकता को रोकने के लिए, उपकरण को अतिरिक्त करंट प्रदान करने के लिए, करंट के रिसाव को रोकने के लिए, या फिर उपकरण को उच्च प्रतिरोध प्रदान करने के लिए। अब सीधा और सिंपल सा है, जब अचानक से ज्यादा करंट पैदा होता है ना, तो हम अर्थिंग वायर इसलिए लगाते हैं कि जो एक्स्ट्रा करंट होता है ना, वो आपका कहां पे चला जाए? जमीन के अंदर चला जाए, और जो व्यक्ति है उसको झटका ना लगे। तो करंट की अधिकता को रोकने के लिए ये काम आपका किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दो क्वेश्चन आपके ये हैं। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन कौन नहीं कर सकता? ये आपके जो चैप्टर हैं उनमें एज इट इज यूं के यूं गिवन है, समझ गया आप, कि एड्स एक घातक रोग है जो किसके कारण होता है? हर किसी को पता है, वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण। नीचे दी गई सूची से उस गुण का चयन करें जिसे प्राप्त किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता। यानी किस चैप्टर से हो गया? आपका जो अनुवांशिकता वाला चैप्टर है ना, वहां से क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूं, ठीक है। तो देखिए भी, आंखों का रंग, भाई व्यक्ति जो होते हैं, जो बच्चा होता है, उसके माँ बाप से उसको आंखों का रंग मिलता है, एकदम सही बात है। त्वचा का रंग भी मिलता है। अगर माता और पिता, मैंने साइकोलॉजी में ये चीज समझाई थी कि 100% ये बात करेक्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज करेक्ट है कि अगर आपके माता और पिता, उनका कलर अगर थोड़ा सा ब्लैक है, तो जो बच्चा होता है उसके भी चांसेस हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको साइकोलॉजी के अंदर समझाई थी। बालों की बनावटें, ये भी आपका एकदम सही है, लेकिन शरीर का आकार ये सही नहीं है। भाई सीधा और सिंपल सा है, बच्चा है, पैदा हुआ, ठीक है, हल्का फुल्का पतला था, बाद में खाना खाया, अच्छा खाना खाया, फास्ट फूड खाया, क्या हो गया?
मोटा हो गया। तो जो शरीर का आकार है वो तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, कि कौन सा विरासत में नहीं मिलता, हमसे यही पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपके क्वेश्चंस थे, मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिए हैं, और इसी तरीके से बेस्ट तरीके से मैं इन चीज़ों को करने वाला हूं हमारी थ्योरी क्लासेस में। ये लिमिटेड समय के लिए ऑफर है, अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इससे बेस्ट मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, वो भी विद पीडीएफ। ठीक है, तो आज के सेशन में आपका सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। इसकी जो फर्स्ट थ्योरी क्लासेज है वो ऐप के अंदर मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।